माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मोहित गाना गाते हुए रास्ते से जा रहा होता है। रास्ते में उसका दोस्त सागर बाइक लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, अरे भाई, ये गाना गाते हुए कहाँ जा रहा है? अरे क्या हुआ तुझे? सागर की बात सुनकर मोहित अचानक से चुप हो जाता है, जिसके बाद सागर मोहित को अपनी बाइक पर बिठाकर अपने घर ले जाता है और वहाँ उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए पूछता है, चल भाई, आज तो दो दो पैग हो ही जाए, बहुत ही दिनों बाद तुझे देखा है। 2 पैग पीते ही मोहित रोने लगता है और रोते हुए सागर से कहता है, अरे भाई क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। घर वालों ने अपनी मर्जी से शादी कर दी है और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहित की बात सुनकर सागर हंसने लगता है और हंसते हुए मोहित से कहता है, चल भाई, आज मैं तुझे अपनी एक दास्तान सुनाता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैं इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन की बात है, मैं अपने कॉलेज की पूरी पढ़ाई करके घर पर आया था। घर पर आते ही मेरी माँ पार्वती और मेरे पिता दुर्योधन ने घर में एक लड़की को बिठा रखा था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मेरे पिता ने मुझे आवाज लगाकर कहा, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था बेटा। चारों तरफ मिठाइयां रखी हुई थी और मेरे पिता बहुत ही खुशी से सबसे बातें कर रहे थे। वो पहला दिन था जब मैंने अपने पिता को इतना खुश देखा था। उन्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा ये नेहा है, आज तुम दोनों की शादी है और शादी के बाद तुम दोनों आज से पति पत्नी हो जाओगे। ये सुनते ही मेरी आंखें बाहर आ गई और मैं भी वहीं खड़ा खड़ा कपकपाने लगा। जिसके बाद मैंने अपनी माँ पार्वती से कहा, अरे माँ, आप ये क्या बोल रही हो? अभी तो मेरी शादी की उम्र भी नहीं है। भला मैं इस लड़की से शादी क्यों करूं? मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। देख बेटा, तू तो हमारे हालात जानता ही है। ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि मुखिया की बेटी है। इसे शादी करने पर तुझे खूब सारा सोना, जेवर और दहेज में पूरा सम्मान मिलेगा और पूरे 5 लाख कैश भी मिलेंगे, जिससे हम तेरी आगे की पढ़ाई भी जारी कर सकते हैं। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया और अपनी माँ और अपने पिता के कहने पर मैंने उस लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद जब मैंने अपने कमरे में नेहा को देखा तो मैं बहुत अचंभित रह गया। वह बिल्कुल गांव जैसी लड़की थी और उसके अंदर बहुत ही बचपना था। मैं अपने मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, ये कैसी लड़की से मुझे बांध दिया है। अब मैं अपनी जिंदगी ऐसी लड़की के साथ कैसे बिताऊंगा जिसे मैं जानता तक नहीं। अच्छी आप ऐसे क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ ना, आज हमारी सुहाग रात है। नेहा की ये बातें सुनते ही मैं वहां से रफू चक्कर हो गया। मैंने उसे बहुत इग्नोर किया, जिसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे शहर में भेज दिया मेरी आगे की पढ़ाई के लिए। शहर आने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिली जहां मैं जॉब करता था। वहां मैं एक समीक्षा नाम की लड़की से मिला। उसकी आंखें और उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि मैं उसके ऊपर मोहित हो गया। मैं अपने मन ही मन उसे प्यार करने लगा। वहीं समीक्षा भी मुझसे प्यार करती थी। एक दिन वो मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा, सागर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? उसके मुंह से ये सब सुनते ही मेरा दिल बहुत खुश हो गया था और मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। जिसके बाद मैंने समीक्षा से कहा, हाँ समीक्षा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? समीक्षा मुझसे शादी करना चाहती थी, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन मैं समीक्षा को नेहा के बारे में नहीं बता पाया क्योंकि मैं उसे खोने से डरता था। इस प्रकार मेरी तो शादी हो गई। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। नेहा गांव में रहती थी और समीक्षा मेरे पास शहर में। मुझे लगा ऐसे सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन अचानक ही एक दिन नेहा गांव से मेरे घर आ गई। उस समय समीक्षा ने दरवाजा खोला, जिसके बाद नेहा ने समीक्षा से कहा, अरे आप कौन हो? इस घर में तो मेरे पति रहते हैं, क्या आप उन्हें बुला दोगी? आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस फ्लैट में तो मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, शायद आप रास्ता भटक गई हो। जैसे ही नेहा ने मुझे समीक्षा के साथ देखा, वो सब कुछ समझ गई थी। जिसके बाद वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मुझे डर ये था कि कहीं नेहा मेरे माता पिता को जाकर सारी बात ना बता दे, लेकिन नेहा ने ऐसा नहीं किया। वो शहर में ही एक बूढ़ी औरत के घर पर जाकर काम करने लगी। उस समय मैं थोड़ा मतलबी बन गया और मैंने नेहा के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे मेरी किस्मत बदल गई। मेरी नौकरी भी छूट गई और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, जिसकी वजह से समीक्षा और मुझ में कई बार लड़ाई भी हो जाती थी। एक दिन समीक्षा ने कहा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम तो कहीं नौकरी ही नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, हमारे घर के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है। रसोई के अंदर सभी डिब्बे खाली हो गए हैं। अब बताओ हम क्या खाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मैं उस दिन बिल्कुल लाचार हो गया था, इसलिए मैं चलता चलता एक मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया, जहां मैंने देखा कि कुछ अमीर लोग गरीबों में खाना बांट रहे थे। मैं भी उसी लाइन में लग गया, लेकिन उस लाइन में मेरे साथ साथ कोई और भी था। उस लाइन में नेहा भी खड़ी थी। नेहा की हालत देखकर मैं अचंभित रह गया और मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा होने लगा। मैंने वहां से खाना लेकर नेहा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ घर ले आया। जिसके बाद समीक्षा ने मुझसे नेहा के बारे में पूछा, लेकिन मैं उसे नेहा के बारे में बताते हुए कतरा रहा था। लेकिन मैंने हिम्मत करके उसे बताया, ये नेहा है। मैं और नेहा पहले से ही शादीशुदा हैं। मेरे माता पिता ने नेहा से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नेहा के बारे में नहीं बताया। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई वैसे ही नेहा और समीक्षा फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन समीक्षा मुझसे प्यार करती थी और वो भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ उसे नेहा की हालत देखी नहीं गई और उसे उस पर बहुत तरस आया। जिसके बाद समीक्षा ने नेहा को अपनी छोटी बहन मान लिया। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। मैं गरीब बेशक था, लेकिन मेरे घर खुशियां थी। तभी मेरे पास एक कॉल आई। सागर जी, एम्बिशियस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया है, कल से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उस कॉल के बाद तो मेरी जिंदगी और भी बदल गई। मैं शहर में ही एक अच्छा खासा फ्लैट लेकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहने लगा। एक दिन मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो मैंने एक रेड लाइट पर एक बहुत ही गरीब लड़की को उसके बच्चे के साथ भीख मांगते हुए देखा। जैसे ही वो मेरे पास आई, उसने मुझसे कहा, साहब 2 दिन से भूखी हूँ, बच्चा भी कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई और मैं उसे अपने साथ घर ले आया। मैंने उसे कहा, आज से तुम यहीं रहोगी और घर के सारे काम करोगी। तुम्हें समय पर खाना भी मिलेगा और पहनने के लिए कपड़े भी, और तुम्हारे बच्चे की देखभाल मैं करूंगा। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। नेहा और समीक्षा मेरे साथ थी और उसके बाद मैं गरीब से अमीर हो गया। मेरी गरीबी बहुत दुख भरी थी, लेकिन मेरी दोनों पत्नियों ने मेरा साथ दिया और आज मैं जो हूँ अपनी दोनों पत्नियों की बदौलत हूँ। और मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, जो मैंने किया वो तुम मत करना। अगर तुम्हारे माता पिता किसी से शादी करवा रहे हैं तो फिर उससे शादी कर लो, या फिर अपने माता पिता को अपने प्यार के लिए मना लो और खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करो। क्योंकि मैं तो गरीबी में संभल गया था, लेकिन तुम भी संभल पाओ ये जरूरी नहीं। भाई, तुमसे मिलकर मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। अब मैं अपने घर जाकर अपने माता पिता को अपने प्यार के लिए मनाऊंगा और उसी से शादी करूंगा। ये कहकर मोहित वहां से चला जाता है और सागर भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ पहुंच जाता है। सुहासिनी अपनी बहू नेहा और बेटे सुनील के साथ रहा करती थी। नेहा अपनी सास के ऊपर बहुत ही अत्याचार करती थी। नेहा अपनी सास से घर का सारा काम करवाया करती, साथ ही अपनी सास को थोड़ा सा खाना खाने को देती थी। एक दिन नेहा की दोस्त नेहा के घर आती है और अपनी सहेली नेहा से बोलती है, अरे नेहा, तुझे पता है वैलेंटाइंस डे आ रहा है? हाँ यार, आ तो रहा है। मैं सोच रही हूँ सुनील जी को गिफ्ट क्या दूं। अरे यार, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अपने हस्बैंड को गिफ्ट क्या दूं। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी तुझसे। हाँ हाँ बिल्कुल, पूछना, क्या बात है? मैंने सुना है तेरी सास को बहुत ही ज्यादा अच्छी मेहंदी लगानी आती है, तो तू अपनी सास से मुझे मेहंदी लगवा दे। हाँ आती तो है, लेकिन वो बुढ़िया काम चोर है 1 नंबर की। अरे नेहा, प्लीज बात करना अपनी सास से। अच्छा ठीक है, रुक। मम्मी जी, मम्मी जी। नेहा की आवाज सुनकर सुहासिनी नेहा के पास आती है और बोलती है, क्या हो गया बहू, कोई काम था क्या? मैंने सारा काम कर दिया है। अरे मम्मी जी, मैं आपसे हर समय काम थोड़ी ना करवाती हूँ जो आप इस तरीके से बोल रही हो। मेरी सहेली को आपके हाथों की मेहंदी बहुत ही ज्यादा पसंद है और वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो ऐसा करना, आप उसको और मुझे मेहंदी लगा देना। ठीक है बहू, लेकिन अभी बर्तन धोना है, इसलिए मैं बर्तन धो के तुम दोनों को मेहंदी लगा देती हूँ। इतना कहकर नेहा की सास सुहासिनी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुहासिनी नेहा के पास फिर आकर अब मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। जैसे उन दोनों को वो मेहंदी लगाकर वहां से उठती है और खाने के लिए बैठती है, तभी नेहा गुस्से में आती है और अपनी सास से बोलती है, ओ बुढ़िया, ये कैसी घटिया सी मेहंदी लगाई है तूने? देख, मेरी मेहंदी बिल्कुल भी नहीं चढ़ी, पता नहीं कैसे मनहूस हाथ से तूने लगाई है। अरे बेटा, तेरे हाथों की मेहंदी नहीं चढ़ी तो इसमें मेरी क्या गलती है जो तू मुझ पर चिल्ला रही है?
अच्छा, तो अब तू मुझे समझाएगी मेरी मेहंदी रचनी है या नहीं? तुझसे तो बस मुंह चलवा लो खाली, निकल जा मेरे घर से। पर बेटा, मेरे पास तुम दोनों के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन वो अपनी सास की बातों का कोई जवाब न देकर उसको घर से बाहर कर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। बेचारी सुहासिनी अब बेघर हो जाती है और रोते हुए वो एक जंगल में चली जाती है। उसको वहां पर एक कुटिया नजर आती है और वो सोचती है, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, क्यों ना मैं इस कुटिया में रहकर अपना गुजारा करना शुरू कर देती हूँ। सुहासिनी उस कुटिया में रहना शुरू कर देती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेचारी सुहासिनी के पास ना तो कुछ खाने को और ना ही कपड़े पहनने को थे। एक दिन उस जंगल में सुहासिनी को एक लड़की रीता दिखाई देती है। वो काफी रो रही होती है। रीता को रोता हुआ देख सुहासिनी उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो अच्छे घर से लग रही हो। मेरा नाम रीता है माँ जी, मैं अच्छे घर से तो हूँ, पर मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं। अरे रीता बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोई भी घर वाला अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं होता, वह उसके भले के लिए ही सोचता है। सुहासिनी की यह बात सुनकर रीता उससे बोलती है, माँ जी, मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेरे हाथ जल गए हैं और अब वैलेंटाइन डे आने वाला है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वहीं दूसरी तरफ मेरे घर में मेरे अलावा उस घर की कोई भी देख रेख नहीं करता, और आज जब मेरे हाथ जल गए हैं तो मेरे घर वालों ने मुझे उल्टा सीधा बोलकर घर से निकाल दिया। बेटा रीता, तुम कहो तो मैं मेहंदी लगा दूं तुम्हारे ग्राहकों को। माँ जी, आपको मेहंदी लगानी आती है? हाँ बेटा, मुझे मेहंदी लगानी आती है। इतना कहकर रीता अपनी कुछ सहेलियों को सुहासिनी के घर के पास ले आती है और सुहासिनी सबको मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में एक एक करके सुहासिनी सबको मेहंदी लगा देती है। उसकी मेहंदी देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। सुहासिनी की मेहंदी देख रीता सुहासिनी से बोलती है, माँ, आपको इतनी अच्छी मेहंदी आती है तो आप मेहंदी का ही कारोबार क्यों नहीं शुरू कर देती हो? अरे बेटा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरा तो खाने तक का कोई ठिकाना नहीं है। ये सब सुनकर रीता को बहुत दुख होता है और रीता समझ जाती है कि सुहासिनी की बहू और बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। रीता अपने मन में सोचती है, माँ जी के अंदर इतना टैलेंट है, मुझे माँ जी के लिए कुछ करना चाहिए। अगले दिन रीता सुहासिनी के पास फिर से कुछ लड़कियों को लेकर आती है। लड़कियों को देखकर सुहासिनी बोलती है, बेटा रीता, आज फिर तू इन लड़कियों को लेकर आई है? हाँ माँ जी, वो दरअसल मेरे हाथ जले हुए हैं ना, तो आप इन सबको मेहंदी लगा दीजिए। सुहासिनी भी अब समझ गई थी कि रीता उसकी मदद कर रही है और अब वो सभी औरतों को मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे सुहासिनी के पास लड़कियां आती गईं और उससे मेहंदी लगवाती गई और धीरे धीरे सुहासिनी की कुटिया के बाहर अब भीड़ इकट्ठा होने लगी और सुहासिनी ने अपनी कुटिया के बाहर बैठकर एक एक करके सभी लड़कियों और औरतों को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। सुहासिनी का ये कारोबार बहुत आगे बढ़ गया और सुहासिनी देखते ही देखते बहुत अमीर हो गई, क्योंकि सुहासिनी एक बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा और सुनील का घर चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि सुनील का एक्सीडेंट हो गया था। बेचारा नेहा का रोते रोते बुरा हाल हो रखा था कि तभी उसको खबर आती है कि उसकी सास एक मेहंदी आर्टिस्ट बन गई है और वो अपने मन में सोचती है, माँ जी के साथ मैंने कितना बुरा बर्ताव किया, उनके इस टैलेंट को हमेशा ठुकरा दिया और उनसे सारा काम करवाया करती थी। मुझे माँ के पास जाकर उनसे मदद की गुहार लगानी चाहिए, क्या पता वह मुझे माफ कर दे। इतना सोचकर नेहा अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास के आसपास लड़कियों की बहुत ज्यादा भीड़ देखती है और वो जब उस भीड़ को हटाकर अपनी सास के पास जाने की कोशिश करती है, तब उस भीड़ में से एक औरत उसे बोलती है, अरे बहन, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हम लोग लाइन में लगे हुए हैं अम्मा जी से मेहंदी लगवाने के लिए, और तू है कि मुंह उठाकर उनके पास जा रही है। चल जा पीछे लाइन में। मुंह संभाल कर बात करो तुम, मैं माँ की बहू हूँ। अच्छा अच्छा, तो तू ही है वो नीच औरत जिसने अपनी सास को धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया। अरे बहनों, देखो तो ये वो औरत है जिसने अपनी माँ समान बूढ़ी सास को इस उम्र में धक्के मारकर निकाला था, और आज जब इसको किसी भी चीज की जरूरत है तब यह अपने सास के पास माँ जी करके आ रही है।
इतना सुनकर नेहा को बहुत ही दुख होता है और उसकी आंसू आ जाते हैं। सारी औरतों की भीड़ उसे ही घेरे हुए थी कि तभी सुहासिनी वहां आ जाती है और देखती है कि नेहा को सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इतना सुनने के बाद सुहासिनी उन सभी औरतों से बोलती है, अरे बहनों, बस तुम सभी औरतें चुप हो जाओ, ये मेरी बहू है। अरे अम्मा जी, वो तो ठीक है, ये आपकी बहू है, लेकिन इसने भी तो आपको अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझना चाहिए था। इसने क्या किया था आपके साथ? इस उम्र में आपको घर से ही निकाल दिया। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ मेरी बहू की गलती है और अपने बच्चों की गलतियाँ माफ करना माँ बाप का फर्ज होता है। सुहासिनी को अपने पक्ष में बोलते हुए देख नेहा बहुत रोने लगती है और अपनी सास से रोते हुए बोलती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया, आपको घर से निकाल दिया, आपको कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी आज जब मुझे ताने मिल रहे हैं तो आप मेरे साथ खड़ी हो। मुझे माफ कर दो माँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आपके बेटे सुनील को आपकी जरूरत है, प्लीज मेरे साथ चलिए। नेहा की आंखों में आंसू देख सुहासिनी का दिल पिघल जाता है और वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। अपना सामान बांधकर वो अपने बहू बेटे के घर चली जाती है और जब वो अपने बेटे की हालत देखती है तो वो उसे देखकर रोने लगती है और अपने बेटे का इलाज बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में करवाती है। कुछ दिन बाद सुनील अब बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। वहीं सुहासिनी अपनी मेहंदी का कारोबार बंद नहीं करती, जिससे वो और ज्यादा अमीर होने लगती है और अब सुहासिनी अपनी बहू नेहा और बेटे सुनील के साथ खुशी से रहने लगती है।